हेलो गैज, कैसे हैं आप लोग। तो कल का चैप्टर हम लोग अच्छे तरह से पढ़े कि करंट क्या होता है, करंट के बारे में जितना भी उसमें टॉपिक आता है वो सब बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो भी करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो और भी सारे पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उसको सॉल्व करेंगे। और आज पता चलेगा कि पीछे जो भी 2 क्लास हुए वो कितने इम्पोर्टेंट था। ये सब क्वेश्चन जो भी करंट का बेसिक मतलब थ्योरी क्लास नहीं किए हैं उन लोगों के लिए बहुत ये मतलब हार्ड लगेगा, कठिन लगेगा। लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ये आसान रहेगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट के दर से विद्युत खर्च कितना होगा। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग को बता चुके हैं यूनिट होता क्या है, ये पीछे वाले क्लास में बता चुका हूँ। यूनिट ये होता है, फिर से बताऊंगा तो अब फिर टाइम जाएगा। यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट होता है, ठीक है। ये भी बता देता हूँ, लेकिन इसके आगे वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब आप लोग 1-2 क्लास जो पीछे है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि 100 वाट एक बिजली का बल्ब अगर 10 घंटा जल रहा है, तो यानी कि इसका 1000 वाट, 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा इसका मतलब 1 यूनिट होता है। तो एक ही यूनिट ने बिजली ये खपत किया है, तो 5 रुपये में एक यूनिट का जो प्राइस है वो 5 रुपये लग रहा है। तो सीधा सा क्वेश्चन होगा कि 5 रुपये इसका खर्च होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम टू वही क्वेश्चन है कि 100 वाट के एक बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो इसमें भी 1000 वाट होगा। 1000 वाट कितना, यानी एक कितना किलोवाट के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। और 1 किलोवाट घंटा एक इकाई होता है, 1 यूनिट। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है। तो कल ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ कि 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या। इसमें भी यूनिट ही पूछा जा रहा है। तो 100 वाट का बल्ब 4 घंटा अगर मतलब उसको ऑन किया जा रहा है तो 400 वाट खर्चा हुआ। लेकिन आप लोग को बताया हुआ है कि 1000 वाट में 1 किलोवाट घंटा होता है और उतना में ही 1 यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर 400 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 0.4, क्योंकि 400 वाट का बात बोल रहा है, हमको तो 1000 वाट चाहिए था, ठीक है। तो 400/1000 भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो ये मैं बता चुका हूँ वाटेज में, वाट में, किलोवाट घंटा में, वाट में, किलोवाट घंटा में, ये सब पिछली क्लास में हो चुका है। जिसको भी ये सब क्वेश्चन अगर हार्ड लग रहे होंगे कि ये सब कैसे सॉल्व होगा, तो आप पीछे जाके जो 2 क्लास है विद्युत धारा का उसको जाके एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है, तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खपत होगी, यानी बिजली खर्च होगी। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ का ये सब सॉल्व करने से पहले आप वाट निकाल लीजिए और वाट को किलोवाट घंटा में बदल दीजिए, उसके बाद वो 1 यूनिट आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको ये करेंगे, जैसे कि 60 वाट है तो 60 × 5 घंटे जल रहा है, ठीक है, और 30 दिन तक जल रहा है। तो ये अगर करेंगे मल्टीप्लाई, उसमें फिर 1000 से अगर हम भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किलोवाट घंटा में ये आ रहा है। तो मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ को जैसे वाट हो गया, जैसे 60 वाट हो, ठीक है, 60 वाट, एक बल्ब 60 वाट यूज कर रहा है, मतलब खपत कर रहा है बिजली को, और 5 घंटे तक चल रहा है, तब भी तो वाट बढ़ेगा ही, और 30 दिनों तक। तो ये तो वाट में हो गया, ये जो है 60 × 5 × 30, ये वाट हो गया। इसको हम लोग किलोवाट घंटा में बदलें, समझ में आ रहा है। ये जब किलोवाट घंटा में आ जाएगा तो 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट होता है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितनी यूनिट बिजली खपत हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आंसर आएगा, यानी कि बी होगा, ठीक है।
ये 7 नंबर जो है ये मैं बनाऊंगा नहीं, आप लोग को खुद से वीडियो पॉज करके इसको बनाइए। हम आंसर बता देता हूँ कि इसका सी होगा 10 यूनिट होगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उसमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि जिस भी तार या जिस भी परिपथ में अगर आई ज़्यादा है, अगर विद्युत धारा ज़्यादा है, तो उसमें जो है ये प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी पढ़ने पर कम प्रकाश वाले बल्ब में रेसिस्टेंस अधिक होंगे और ज़्यादा प्रकाश वाले में रेसिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोध कम होगा। जिसमें प्रतिरोध कम होगा, रेसिस्टेंस में क्या होता है, प्रतिरोध ही तो होता है। तो जिसमें प्रतिरोध कम होगा उसमें ज़्यादा विद्युत पहुंचेगा, ज़्यादा आई होगा तो वो ज़्यादा लाइट करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है और उसमें धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति, तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि P बराबर V/I होता है। V यानी कि 220 वोल्ट गुना 0.5 एम्पियर, आई का वैल्यू ये हुआ 0.5 है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ये सब पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैंने बोला आज कि उन लोगों के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होंगे जो पीछे वाले क्लास को देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक मकान में 2 बल्ब हैं। ये ठीक प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, अभी सेम टू सेम वही है। अभी जो मैंने बताया कि एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होंगे। अवरोधक यानी कि इसका मतलब प्रतिरोध, इसका मतलब रेसिस्टेंस। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रतिरोध है तो वो कम रोशनी करेगा, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। यह भी चर्चा कर चुका हूँ इस क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में क्या है। तो डायनेमो होता क्या है। डायनेमो आप लोग देखे होंगे कि पुराने ज़माने में जो साइकिल होते हैं उसमें जो लाइट आगे में लगा रहता था, तो पीछे वाले चक्के में एक डंडी के पास सटा हुआ रहता था, वो एक मशीन टाइप से जो चक्का में हमेशा सटा रहेगा, वो डायनेमो होता था। यानी कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है इसका मोटर। जैसे विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर क्या करता है, तो ये जैसे कि डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल रहा है, और ये विद्युत ऊर्जा को, मोटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत को यांत्रिक में बदलेगा। ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वही डायनेमो, विद्युत मोटर अभी बता चुका हूँ। 13 नंबर है डायनेमो परिवर्तित करता, अभी मैंने बताया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, 14-15 इसके पीछे जो क्वेश्चन था वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन था, डायनेमो से रिलेटेड ही कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसलिए वो स्किप कर गए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि टरबाइन व डायनेमो में विद्युत प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो फिर वही है, मैकेनिकल को हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा ही कहा जाता है, तो इसका सी हो जाएगा। ये भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद 17 नंबर है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है। तो ऊर्जा में ऊष्मा में कोई हानि नहीं होता है, ये भी बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। तो विद्युत मोटर, ये भी मैंने पढ़ा चुका है। अभी एक्सप्लेन कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, इसका ये कारण है कि पीछे मैंने बहुत लंबा वीडियो बना चुका हूँ इस बात पे, और ऐसे अगर बार बार एक्सप्लेन करूँगा तो फिर ये पूरा ही नहीं होगा। पता चलेगा कि विद्युत धारा चैप्टर पूरा करने में ही 10-15 दिन बीत गए, तो ऐसा तो करना है नहीं।
20 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये बैटरी है, क्योंकि उसके अंदर रसायन रहता है। रसायन यानी बोले तो केमिकल रहेगा, केमिकल जैसे H2SO4 रहेगा, उसमें वाटर रहेगा, ये सब चीज़ रहता है, इसी से उसमें एनर्जी आता है बैटरी में, है ना। ये सब भी चीज़ मैंने पढ़ा चुका उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि तो क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। तो ये सब बता चुका हूँ कि वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती क्या होता है, सब फार्मूला से बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट अब आंसर बता रहा हूँ कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं मोटर, तो उनको कम अगर वोल्टेज दिया जाएगा तो वो जल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन गलती हो जाता है कि यहाँ पर सत्य की जगह सत्य, तो हम लोग तो सही समझ के उल्टा हो जाता है यहाँ पर। इसीलिए ऐसा जब क्वेश्चन है तो ये वाला चीज़ पर ज़्यादा फोकस रखना है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। इसमें से हम लोग को सही चुनना है। तो अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट की होती है। तो ये तो सही बात है, जनरली 12 वोल्ट की ही होती है, एक तो सही है। प्रयुक्त विद्युत अपघटय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है क्या? अभी मैंने पढ़ा है आप लोगों की HCl, 1 मिनट, अभी मैंने पढ़ाया कि HCl नहीं होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। तो ये तो गलती हो गया। इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र का होता है, तो ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको, ये नहीं होगा। 4 नंबर है कि धारिता और एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है, तो ये तो सही बात है। तो इसका इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है। तो मैंने बताया था कि जो भी चीज़ अगर टॉपिक छूट गया है उसको मैं अच्छा से बता दूंगा। तो जैसे ये सेल है, बैटरी के बारे में बोल रहा है, तो सेल बैटरी 2 प्रकार के होते हैं। 1 मिनट, बैटरी जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी सेल उसको बोला जाएगा जो एक बार जैसे यूज हम लोग कर लिए कोई बैटरी को, तो उसको फिर से चार्ज नहीं किया जाएगा, उस बैटरी को चार्ज नहीं किया जाएगा, तो वो प्राइमरी होता है। और सेकेंडरी सेल उसको बोलते हैं, सेकेंडरी बैटरी उसको बोलेंगे जो एक बार हम लोग यूज कर लेते हैं उस बैटरी को, फिर से उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, जैसे हम लोग का फ़ोन का बैटरी हो गया है ना। सेकेंडरी में ये होता है कि बाहर से कोई भी विद्युत ऊर्जा भेज के उसका अंदर जो भी रासायनिक चीज़ है, केमिकल जो भी चीज़ है, उसको हम लोग चार्ज करते हैं। वो धीरे धीरे यूज होगा, ख़त्म होगा, लेकिन फिर से बाहर से फिर विद्युत ऊर्जा भेज के उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ प्राइमरी में नहीं हो सकता है। तो प्राइमरी का कुछ एग्जाम्पल हो सकता है कि एक होता है कि लेकलांसी सेल होता है, वोल्टियस सेल होता है, जो एक बार यूज हो गया, लेकलांसी सेल होता है, ठीक है। वोल्टियस सेल होता है। ये सब प्राइमरी का एग्जांपल है। और सेकेंडरी में तो बता दिया हूँ, मोबाइल का बैटरी हो गया आप लोगों का, जैसे कि वैसे ही विद्युत सेल में आते हैं, घड़ी का बैटरी होता है, कैलकुलेटर का बैटरी होता है, ठीक है। तो अब कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। तो अब सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ 23 नंबर की, निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग होता है किस चीज़ में होता है। तो ये कैलकुलेटर में भी होता है, कॉर्डलेटस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये सेकेंडरी टाइप का है, जिससे निकेल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ट्रांजिस्टर सभी में होता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, निम्न में से 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में होता है। तो टंगस्टन होता है, ये सब कोई जानता है, लेकिन टंगस्टन ही क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि टंगस्टन जो हम लोग का होता है, ये महीन तार जो होता है बल्ब में, जो नॉर्मली हम लोग बल्ब जलाते हैं, जो पीला कलर का जलता है, जो हम लोग
पहले जलाते थे, अभी तो एलईडी वगैरह ये सब चीज़ आ चुका है। तो ये बहुत सारा ये मतलब ज़्यादा बिजली को खपत लेता था, इसलिए सरकार भी इस पर कम करने के लिए एलईडी और ये सब ला दी है। ठीक है, तो वो जो बल्ब यूज होता था उसके अंदर जो है फिलामेंट लगा रहता था। फिलामेंट का गुण ये होता है कि उसमें जो प्रतिरोधकता होता है वो बहुत ऊंच होता है, अति ऊंच होता है, और इसका गलनांक लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, और ये टंगस्टन जो होता है ये गर्म होगा तभी लाइट देता है, गर्म, ये ऊष्मीय प्रभाव पर डिपेंड है, ये ऊष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है। ठीक है, तो गलनांक पता चल गया आपको, और इसका तापमान होता है 1500 डिग्री से 2500 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है टंगस्टन का। ये टंगस्टन में बिजली का जो बल्ब रहता है, मान लेते हैं ये बिजली का बल्ब है, इसके बीच में आप देखे होंगे कि ऐसे जो है एक ऐसे रहता है ये टंगस्टन। ठीक है, वो ये जो विद्युत बल्ब का जो तंतु के जो धारा प्रवाहित की जाती है, तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक ऊंच होने के कारण इसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, और वही बढ़ जाता है जिसके कारण ये चमकने लगता है। तो आशा करता हूँ कि ये टंगस्टन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि बिजली के बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना रहता है, तो सेम क्वेश्चन है टंगस्टन का, इसके बारे में बता चुका हूँ। 26 नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना रहता है, वही टंगस्टन का। नाइक्रोम पता है क्या होता है? नाइक्रोम हीटर में जो यूज होता है तार ना, वो नाइक्रोम ही होता है। ठीक है, नाइक्रोम किस चीज़ से बना रहता है, तो निकिल और क्रोमियम का बना रहता है। इसके बारे में भी अच्छा से चर्चा कर दूंगा, निकिल और क्रोमियम का बना रहता है। ये 80% रहता है और ये 20% रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब के अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। इसका ये मतलब जो भी साधारण बिजली का जो बल्ब होता है, जो मैंने बताया कि उसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता है, वो बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाता था, आप लोग देखे होंगे। तो इसका कारण क्या है, वही पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है। तो एक नंबर है कि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, ये सही बात है। अगर फिलामेंट का तार अगर एक समान होता है तो जल्दी फ्यूज नहीं होता है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जाता है, निर्वातित यानी उसके अंदर का गैस पूरा अच्छा से नहीं निकाला जाता है। आप लोग को ये पता है कि नहीं कि जो वो बल्ब जो हम लोग यूज करते हैं, जो पुराने घरों में यूज होता था, उसके अंदर वायु नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, वो निर्वात रहता है। ठीक है, जो CFL हम लोग यूज करते थे, अभी तो LED आ गया है, CFL या कोई भी ये ट्यूबलाइट मरकरी जो होता था, उसके अंदर जो है हम लोग क्या यूज करते थे, तो कम दाब पर जो पारा है, मरकरी है, उसको वाष्पित करके उसमें डाला जाता था। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 है कि फिलामेंट के सहायक तार उच्च रूप से पिघल जाते हैं, ये भी सही है। तो ये सब देखते हुए कि डी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः क्या होता है। तो मैंने बताया था कि 1500 से 2500 के बीच होना चाहिए, लेकिन 2000 से 2500 के बीच अगर ऑप्शन में है तो इसको भी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड इसके करीब कोई भी और आंसर नहीं दिख रहा है। ये देखिए 100 से 500 ये बहुत दूर है, 1000 से 1500 ये भी बहुत दूर है। इसका ये मतलब हुआ कि ये आंसर सही होगा, कि क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ के 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीचे कथन A तथा कारण R दिए गए हैं, अध्ययन करके सही नीचे दिए गए कूटों को चुनिए। तो कथन है, कहा गया है कि त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, और उसका कारण है ये आवेशों को यानी कि चार्ज को पृथ्वी तक भेज दिया जाता है। तो घरों में या जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट में या कहीं भी आप देखे होंगे कि छत के ऊपर एक रड टाइप से छोड़ दिया जाता है। ये वो रड जो है एक विशेष प्रकार का मेटल का बना हुआ होता है, और ये जो रड, जैसे मान लेते हैं कि ये घर हुआ, ठीक है, तो ये घर के अंदर से ये जाते हुए ये पृथ्वी के अंदर ये चला जाता है, ये यहाँ से चला जाता है। अगर कोई भी ऊपर से अगर बिजली गिर रहा है तो ये डायरेक्ट इसका चार्ज को, इसका एनर्जी को, जो भी बिजली गिरेगा आसमान से, उसको ये पृथ्वी में डायरेक्ट कर देगा। इससे ये घर को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन यही
बोल रहा है कि त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। तो ये तो बात सही है कि घर नहीं टूट रहा है, ये आवेशों को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो जितना भी एनर्जी, जितना भी चार्ज होता है उसको पृथ्वी तक भेज देता है, ये भी सही है। तो इसको देखते हुए इसका ऑप्शन ए सही होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किस चीज़ से? तो आधार सिरे से। ठीक है, अर्थिंग को नाम सुने हैं? अर्थिंग तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, 31 नंबर है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्या होता है? फिर से वही क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब 32 नंबर क्वेश्चन नंबर 32 है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो समान विभव का। ये भी मैं आपको पीछे थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, 33 नंबर, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो ये तो चांदी हो जाएगा। आप लोग को ये पता है कि जैसे कि 3 चीज़ होता है, एक होता है कंडक्टिव, 1 मिनट कहाँ ले दें, कंडक्टिव, हिंदी में इसको चालकता कहते हैं, है ना। और एक होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे विद्युत रोधी पदार्थ। इसको और भी बोला जाता होगा, पता नहीं हिंदी में क्या बोला जाता है इसको। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको बता देता हूँ कि ये सब होता क्या है। और एक होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये कंडक्टिव क्या होता है? इससे ये होता है कि ये इसमें विद्युत धारा, ये ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से यानी अच्छे से हो जाता है, तो ये इसको चालकता कहते हैं। जैसे इसमें चांदी हो गया, इसमें बहुत अच्छा से हो जाएगा, चांदी हो गया, इसका कॉपर हो गया, नमक विलयन हो गया, आयरन हो गया, पारा हो गया, निकिल हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब जिसमें विद्युत धारा बहुत आसानी से चला जाए उसको चालकता कहेंगे। इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी, वैसा पदार्थ जिसमें से विद्युत प्रवाहित ना हो, विद्युत पास ना हो। ठीक है, जिसमें से करंट पास ना हो। तो बहुत सारा चीज़ अब जैसे जानते हो कि जैसे कांच हो गया, जैसे कोई भी शीशा हो गया, उसमें से विद्युत तो जाएगा नहीं। ठीक है, रबर हो गया। लेकिन एक चीज़ है शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, शुद्ध जल, शुद्ध जल भी क्या होता है? इंसुलेटर ही होता है, शुद्ध जल। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता चालक पदार्थों से अधिक परंतु विद्युत रोधी पदार्थ से कम होता है। इसका मतलब है कि जाता है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर जाता है सेमीकंडक्टर में। इसमें आ जाता है जर्मेनियम आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? फिर से वही क्वेश्चन, चांदी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? फिर वही क्वेश्चन, चांदी। तो यही बार बार रिपीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ, और क्योंकि इसमें लगभग 70 क्वेश्चन है, अगर ये 70 क्वेश्चन पूरा आज कराऊंगा तो वीडियो लगभग 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास और कर दूंगा। ठीक है, तेज़ी से भागने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तेज़ी से भाग ही जाइएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, तो फिर वही होने वाला है। तो धीरे धीरे चलिए, लेकिन एग्ज़ाम तक क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए, ठीक ठाक कर लेना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। ओके, थैंक यू।